अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। खिली खिली सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा असद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और एक भरपूर वीकेंड मनाने की आप लोगों ने तैयारी भी कर रखी होगी। और मैं हमेशा की तरह ये बात ज़रूर करूँगी कि जनाब वीकेंड को अच्छे अंदाज में गुजारना चाहिए हमें, और कोशिश करनी चाहिए कि प्रोफेशनल लाइफ और जो हमारी पर्सनल लाइफ है ना, उसमें एक मुस्बत तवाज़ुन हम लोग बरकरार रखें। खुशगवार, सेहतमंद और मुतवाज़न ज़िंदगी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप काम और जो ज़ाती ज़िंदगी होता है ना, उसको 50-50 हिस्सों के 50-50% के 2 हिस्सों में बांट दें। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप हफ्ते के कुछ दिन ज़्यादा काम कर लें और बाकी दिनों में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के दीगर एक्टिविटीज़ या मशागिल के लिए अपना वक्त निकाल लें और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो मुतवाज़न काम और ज़ाती ज़िंदगी के कई अवामिल या कई फैक्टर्स इंसान की नफ्सियात, सेहत और समाजी ज़िंदगी पर भी बराह रास्त असर अंदाज होते हैं। इसलिए जनाब काम की तमाम तर मसरूफियात के बावजूद भी ना हमें इतना वक्त निकालना चाहिए कि कुछ वक्त हम अपने घर वालों के साथ गुजार सकें, कुछ देर अपने दोस्तों से मुलाकात करके वक्त गुजार सकें, और साथ ही साथ जो अपने हमारे ज़ाती मशागिल होते हैं, ज़ाती जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, हम वो भी कर सकें ताकि जो ज़िंदगी की खूबसूरती है और जो चाहत है, जो चाशनी है हमारी ज़िंदगी की, वो भी बरकरार रह सके और हम लोग जो बोरिंग ज़िंदगी है या बोरिंग रूटीन में से बाहर निकल आएँ। तो वीकेंड एक बहुत अच्छा मेरे ख्याल से ऑप्शन होता है हम सबके पास कि वीकेंड पे सभी फ्री होते हैं, सबकी छुट्टी होती है, तो आप अच्छी तरह इसको प्लान आउट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कहीं आप लोग बाहर जा सकते हैं, मतलब शहर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शहर में ही, शहर लाहौर में भी, जो हमने नहीं देखी हुई होती हैं, तो आप उनको भी जाके उसका विज़िट कर सकते हैं। इवन के जो शहर से थोड़ा सा बाहर जो मकामात हैं वहाँ की भी आप सैर करने जा सकते हैं। और ये वाला मौसम जो है ना बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो ये मॉडरेट सा मौसम है। मेरे ख्याल से ये अच्छा मौसम साबित हो सकता है अगर किसी ने बाहर किसी सियाहती मकामात के हवाले से विज़िट करने जाना है या उनको देखने जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो वो जा सकते हैं। आप विज़िट करने जाएं वहाँ पर घर वालों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, तो ये अच्छा आपका वीकेंड गुजर सकेगा। और आने वाले जो वीक होता है, वीक के डेज़ होते हैं, वो भी आपके अच्छे गुजरेंगे, बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहाल होती है ना, आपके माइंड रिफ़्रेश हो रहा होता है, तो आप आने वाले दिनों में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, परफॉर्मेंस अपनी अच्छी दे सकते हैं। तो वीकेंड पे मैं हमेशा आपको ये तलकीन करती हूँ कि जनाब अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज में अपना वीकेंड ज़रूर गुजारा करिए। बढ़ते अपने अगले सेगमेंट जो कि है सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए ना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम इस जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोजर ऐसे अनासर के साथ रहता है जो कैंसर समेत कई ख़तरनाक बीमारियों की भी वजह बन सकता है। और जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक ज़ख़ीरा शुदा अजनास में पाए जाने वाले केमिकल्स, गैसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शुआएँ, वायरल इन्फेक्शंस, आलूदगी, फूड केमिकल्स मसलन खाने के रंग जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्याती तौर पर तब्दील की जाने वाली ग़िज़ाएँ, सिगरेट नोशी, जहरीला धुआं और ज़रूरी अद्वियात वगैरह कैंसर का सबब भी बन सकते हैं। और दुनिया भर में हर साल अंदाज़न 1 करोड़ से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर के बाइस मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। और दुनिया भर में होने वाली हलाकतों में से हर 8वीं हलाकत की वजह कैंसर पाई जाती है। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात कर ली जाए तो पाकिस्तान कैंसर का शिकार अफराद के हवाले से एशिया का सरे फहरिस्त मुल्क है। और पाकिस्तान में कैंसर से जाबहक होने वाले अफराद की शरह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आज दुनिया भर में कैंसर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस दिन का मकसद लोगों को इस मर्ज़ के ख़तरात से आगाह करना है और इसकी रोकथाम और इलाज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करना है। तो कैंसर की क्या वजूहात हो सकती है, अलामात क्या हो सकती हैं और इस मोहलिक मर्ज़ से किस तरह बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास खोकर है, माहिर अमराज़ कैंसर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। हाँ जी। पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे
कैंसर से आगाही के तौर पे मनाया जाता है। कैंसर एक मुश्किल बीमारी है जी, और हमारे जिस भी शख्स को जहाँ भी कैंसर को फेस करना पड़ता है उसको बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मौका है कि हम अपनी आवाम को, लोगों को, आम मैसेज को बता सकें कि वो कौन से ऐसे अनासिर हैं जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है और कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनकी हमें नज़र में रखनी चाहिए और जल्दी कैंसर के लिए, तशखीस के लिए, जल्दी के लिए हमें डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये सवाल पुट इन करूँगी डॉक्टर साहब के पाकिस्तान जो है एशिया में सर फहरिस्त है जहाँ पर कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोग जो है डायग्नोज होते हैं उसके बाद वो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि लोग आते नहीं हैं डॉक्टर्स के पास? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हम कंसीडर कर सकते हैं, जिनमें एक तो आबादी बढ़ रही है, अच्छा, और दूसरा हमारी लाइफस्टाइल, जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारी लेड बैक एनवायरनमेंट, उसमें हम वर्जिश नहीं करते, हमारी खुराक जैसे आपने अभी जिक्र किया कि केमिकल्स, अद्वियात, ज़रूरी अद्वियात, खाद्य, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि चेक होनी चाहिए और उनकी कोई लिमिट सेट होनी चाहिए कि इसमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो सेफ़ रेंज में हैं कि नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जब हम कैंसर से बचाव के लिए अपनी बात करें तो सिगरेट नोशी से परहेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हाँ, वर्जिश करना, चहलकदमी करना, अच्छी खुराक लेना, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिनके जीनियाती ताल्लुकात हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, जिन पे हम तवज्जो दे के 30% या इससे ज़्यादा तक कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। अच्छा, जिनमें भी यही खुराक, सिगरेट नोशी से परहेज़, शराब नोशी से परहेज़, अपने इन्फेक्शन से बचाव, हेपेटाइटिस वगैरह से बचाव के तरीक़ाकार, और इसके अलावा चहलकदमी या वर्जिश करना, अपने आप को हेल्दी वेट में रखना, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए हम उन कैंसर से बच सकते हैं, काफ़ी हद तक बच सकते हैं, जो आज हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं। सोसाइटी में प्रिवेल करता जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ प्रिवेल करता जा रहा है। रेशो जो है मेरे ख्याल से हर साल ज़्यादा होती जा रही है, कम होने की बजाय ज़्यादा होती जा रही है। अवेयरनेस हम लोग फैलाने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, शायद लोग डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं, डायग्नोज करवाने से हिचकिचाते हैं कि उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, हम किस स्टेज पे पहुंचेंगे, या इसको हम पकड़ भी पाएंगे, रोक भी पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस हमारी तरफ से हो रही होती है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में कौन से ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ इकसाम है कैंसर की, यहाँ पर कौन से ज़्यादा कैंसर पाया जाता है? देखिए, फीमेल्स में देखा जाए तो अगेन ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन, और मेल्स में अदरवाइज हेड एंड नेक कैंसर, इसको क्या कहते हैं, मुंह और जबड़े का कैंसर। ये क्यों है कि हमारे लाइफस्टाइल में वही सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, पान, गुटखा, तंबाकू, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ माउथ की हाइजीन ख़राब होती है और उसके साथ कैंसर के पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तान और इसके रीजन में जैसे इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह यहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है। इसकी अवेयरनेस के लिए बड़ी कोशिश करने की। इसके अलावा लंग कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, कोलन कैंसर है, स्टमक कैंसर है, ये मुख्तलिफ इलाकों में और इस तरह पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। अच्छा, लंग्स कैंसर को भी साथ जोड़ा जाता है कि सिगरेट नोशी जो करते हैं अफराद उनके साथ है, लेकिन अगर उनको कहा जाता है कि आपको लंग्स कैंसर हो जाएगा तो कहते हैं हम तो साल से ही पी रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, ना इस तरह के कोई सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। देखिए, ये एक दिन में या एक साल में नहीं होएगा, लेकिन इसको अगर कॉन्टीन्यूसली क्रॉनिकली यूज़ करते रहेंगे, तंबाकू नोशी करते रहेंगे और जितनी ज़्यादा मिकदार में करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उस लंग्स में कैंसर पैदा हो जाए। इसलिए अगर कोई नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, उसको करने की तरफ जाना नहीं चाहिए स्मोकिंग, और जो कर रहे हैं उनको जल्द अज जल्द छोड़ देना चाहिए। और अगर एक शख्स थोड़ी सी भी स्मोकिंग कर रहा है, कहते हैं कि एक सिगरेट भी काफ़ी है ये कैंसर के सेल्स को पैदा करने के लिए। कैंसर जब भी पैदा होता है वो एक सेल से शुरू होता है, मतलब ऑलरेडी ये सेल्स हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हमारी उन चीज़ों की वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जी, हमारे जरासीम तो होते हैं ना हर किसी के, जरासीम नहीं, हमारे अपने सेल्स होते हैं। अच्छा, जिनमें ऐसी म्यूटेशन होती है कि उनका बढ़ावा, उनकी ग्रोथ वो अनलिमिटेड हो जाती है, बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक गिल्टी या एक कैंसर का फोड़ा या कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मली तो नहीं पैदा होता, लेकिन जब उसमें ऐसी जीनियाती तब्दीली पैदा होती है तो वो तेज़ी से बड़ा होके एक फोड़े की शक्ल में, एक गिल्टी की शक्ल में, रसौली की शक्ल में पैदा होता है और वो फिर अपनी तबाही मचाता है। लेकिन क्या कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे इर्द गिर्द जिनकी वजह से ये जो कैंसर का
फैक्टर है कैंसर की जो रेशो है ये प्रिवेल करती जा रही? कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं ज़्यादातर? जी मोस्ट कॉमन अगेन तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, और इसके अलावा हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल कि हम वर्जिश नहीं करते, और हमारी खुराक। और इसके अलावा हमें ये समझता हूँ कि इस फोरम से हमें इसको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। बच्चों के सिलेबस में, करिकुलम में ये शामिल करना चाहिए कि हाथ कैसे धोने हैं। सही, इन्फेक्शन से बचने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हाथों का धोना है, और कौन सी खुराक ऐसी है जो हमारे फ़ायदे की है और कौन सी खुराक है जिससे बचना चाहिए। कि हम अपने बच्चों को ये भी तालीम नहीं दे रहे होते और हर तरह की चीज़ वो खा रहे होते हैं, और सफाई के बगैर, सफाई का ख्याल इतना नहीं रखा जा रहा होता। अगर इन चीज़ों को देख लिया जाए, हेल्दी वेट में रहा जाए, चिकनाई की से परहेज़ किया जाए, तो हम कैंसर और इससे मुतालिक जो दूसरी बीमारियां जैसे हार्ट के मसाइल हैं वो उनसे भी बचा जा सकता है। लेकिन क्या साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे हों कि हमें पता चल जाए या हम लोग खुद से ही तशखीस कर लें? देखिए कुछ तो हैं कि हमें स्क्रीनिंग की तरफ जाना चाहिए, जैसे गाइडलाइंस हैं। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, जी। तो ब्रेस्ट कैंसर में कहते हैं 40 ईयर्स एंड अबव फीमेल्स को अपना खुद मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। और उसके अलावा स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के हर साल एक दफ़ा मैमोग्राफी एक सिंपल सा टेस्ट है, नॉन इन्वेसिव, कोई ऑपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एक एक्सरे की तरह का टेस्ट है, वो करवा लेना चाहिए। बाकी अगर किसी को कोई गिल्टी, कोई रसौली, कोई ऐसी चीज़ फील होती है जो कि परसिस्टेंट है और बढ़ती चली जा रही है और वो रिजॉल्व नहीं हो रही, तो फिर उसको हमें जल्दी डॉक्टर से रब्ता करके दिखा लेना चाहिए। कि अर्ली जितनी जल्द पकड़ा जाएगा उतना ही इलाज आसान होगा, इलाज की कामयाबी के इम्कानात अच्छे होंगे। छोटा ऑपरेशन, कम दवाई, हो सकता है कीमोथेरेपी की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है रेडिएशन की ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है कि वो ऑर्गन बच जाए। जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो बाज़ दफ़ा पूरी ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। जी, बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि छोटे ऑपरेशन के साथ, इतनी सी ऑपरेशन के साथ पेशेंट की ब्रेस्ट बच जाए, जो बड़ा एक ज़बरदस्त एक चीज़ है कि अब जो साइंस तरक्की कर रही है उसमें टॉक्सिसिटीज़ को रिड्यूस करने की तरफ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ, कि इसमें जब ट्रीटमेंट डिसाइड हो रहा होता है तो सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, अदर स्पेशलिटीज़, रिलेटेड स्पेशलिटीज़, वो साथ बैठते हैं और पेशेंट के बेनिफिट के लिए सारे मिल के फ़ैसला करते हैं कि किस तरतीब के साथ इलाज होगा और कौन सा इलाज बेहतर है और कैसे पेशेंट की तकलीफ़ को कम से कम रखते हुए अच्छे से अच्छा इलाज किया जा सकता है। अच्छा, ये जेनेटिकली जो ट्रांसफ़र होता है, जीन्स में भी आपने जैसे बताया कि ये पाया जाता है, तो उसके क्या इलाज हैं और कितने % चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल हो सकता है या इससे छुटकारा हासिल हो सकता है? देखिए, जो मौरूसी ऐसी बीमारियां हैं उनमें डिफरेंट किस्म के कैंसर्स की डिफरेंट रेशो है। अच्छा, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इट इज़ लेस दैन 10% के वो मौरूसी होएगा। लेस दैन 10%। लेकिन फिर भी अगर फैमिली, यानी कि अगर ख़ानदान में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माँ बाप या बहन भाई में से किसी को इस तरह की कैंसर के मर्ज में से गुजरना पड़ता है, तो बी केयरफुल। आपको अपनी सिम्टम्स का ख्याल रखना है, अपनी अलामात का ख्याल रखना है और उसको जल्दी जाके डॉक्टर से मशवरा कर लेना है, ना कि हम वेट करते रहे। नहीं, अगर किसी को हुआ मुझे नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन आपको मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। और ये भी बताता चलूँ कि खौफ की ज़रूरत नहीं है, हर गिल्टी कैंसर नहीं होती, हर गिल्टी कैंसर नहीं होती और हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन या कीमोथेरेपी भी नहीं होता। अच्छा, ठीक है। ये आपके एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे, आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। खौफ की बजाय आगे आएँ, अपने इलाज की तरफ, अपने डॉक्टर से मशवरे की तरफ आएंगे, तो हो सकता है कि छोटे से छोटे ऑपरेशन, कम से कम इलाज, कम सख्त इलाज के साथ भी अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर उसी चीज़ को इवॉल्व उसमें ही होते जाएंगे और टाइम जाता रहेगा, जितना टाइम गुजरेगा वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि मर्द हजरात में ज़्यादातर मुंह या ब्रेन का कैंसर पाया जाता है, तो उसकी क्या अलामात हो सकती हैं, साइंस सिम्टम्स हो सकते हैं अर्ली स्टेजेस पे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। मुँह में देखिए, जैसे मुँह और जबड़े और ज़ुबान का कैंसर है, हाँ जी, उसमें कलर चेंज हो जाता है, ज़ुबान का कलर, अच्छा, या अंदर का कलर चेंज होता है और वो ठीक नहीं हो रहा होता। या कोई जख्म बन जाता है और वो जख्म हील नहीं हो रहा होता, या कोई गिल्टी या सॉलिड टाइप चीज़ बनती है और वो बढ़ती चली जाती है। और वो क्यों होता है कि हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल, जैसे पान, गुटखा, तंबाकू नोशी, इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पे पूरे इस माउथ के एनवायरनमेंट को वो डर्टी कर देती हैं और उसकी वजह से उसने बॉडी ने कुछ रिएक्ट करना है। जब रिएक्ट करना, ज़ख्म होएगा,
रसौली होएगी, कलर चेंज होगा, तो ऐसी कलर चेंज जो कि ठीक नहीं हो रहा, हर कलर चेंज की बात नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कोई ख़ास कलर का मतलब कि ब्लैक हो जाए या किस तरह का कलर हो जाए? नहीं, ऐसे कि जैसे वाइटिश कलर बहुत लंबा अरसा परसिस्ट करे या रेडिश कलर जो है वो लंबा अरसा परसिस्ट करता रहे तो फिर है। और वो भी इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना गिल्टी या ज़ख़म वगैरह का मुंह में हो जाना, छाले का बन जाना जो ठीक ही नहीं हो रहा, तो उसमें हमें ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, और हेड जो जैसे आपने बताया कि हेड कैंसर भी बहुत ज़्यादा है, उसके क्या क्या अलामात हो सकती हैं, क्या दर्द हो सकती है, किस तरह की दर्द हो सकती है उसमें? जो हेड एंड नेक कैंसर है हम उसको इसी में कवर करते हैं कि मुंह, जबड़ा, गला और दांतें, गम, इन चीज़ों के कैंसर सारा उसके अंदर इंक्लूड आ रहा है। जी, इसको हम हेड एंड नेक कैंसर में इंक्लूड करते हैं। तो इसका इलाज फिर किस तरह किया जाता है, कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके इलाज में? बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, सर्जरी बड़ी इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, रोबोटिक सर्जरी आ गई, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज आ गई हैं, रेडिएशन की टेक्निक्स बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, रेडिएशन बड़ी प्रिसाइजली उस चीज़ को देखती है। फिर कुछ ऐसी नई मशीनें जैसे साइबर नाइफ वगैरह भी आ गई जो छोटे ट्यूमर्स के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव हैं। उनकी स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं कि इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस भी पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट डिसाइड होएगा प्रोटोकॉल, वो कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कुछ लोग मिल के डिसाइड करेंगे। जैसे एक हेड एंड नेक या मैक्सिलोफेशियल सर्जन, कैंसर सर्जन, वो बैठेंगे, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बैठेंगे, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बैठेंगे, फिर न्यूट्रिशनिस्ट बैठेंगे साथ, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एक टीम बैठती है। फिर डिसाइड होता है कि इस पेशेंट के लिए क्या पहले कोई कीमोथेरेपी चाहिए या रेडिएशन चाहिए या पहले सर्जरी करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। अगर छोटा ट्यूमर है तो बाज़ दफ़ा सर्जरी के साथ उतना सा रिमूव कर देना काफ़ी हो सकता है। अगर उससे थोड़ा सा बड़ा है तो सर्जरी के बाद बाज़ लोगों को शुआओं की ज़रूरत भी पड़ती है। और अगर उससे भी ज़्यादा आगे चला गया है या कोई बहुत एग्रेसिव ट्यूमर्स हैं तो उसमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी, तीनों का कॉम्बिनेशन किसी ऐसी तरतीब से किया जाता है कि पेशेंट को बेस्ट उसके साथ फ़ायदा पहुंचाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज भी अबूर कर चुके होते हैं, वो थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं और फिर उनको कीमो या इस तरह की चीज़ों पे ही डालना पड़ता है? फिर देखिए, ज़्यादातर तो हमारे पास पेशेंट्स आते ही ऐसे हैं जो स्टेज 3 और 4 के हैं। और यही एक मौका है कि हम अवेयरनेस फैलाएं कि आपको जल्दी अप्रोच करना है। ठीक है। सेकेंडली कुछ सहूलियात भी कम है। अच्छा। कैंसर की इतनी ज़्यादा सहूलियात हस्पतालों में नहीं हैं या कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं। अभी कुछ चेंज आ रही है, कुछ बेहतरी की तरफ गवर्नमेंट भी जा रही है और भी चीज़ें इस तरह हो रही हैं। लेकिन फिर भी आबादी के तनासुब से देखा जाए, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसलिए अभी भी ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास एडवांस स्टेज, अगर अर्ली स्टेज में आए तो हॉस्पिटल्स पे भी बर्डन कम होएगा, रिसोर्सेज भी बचेंगे और पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे की उम्मीद है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक दफ़ा हो गई है, वो गिल्टी निकाल दी है ऑपरेशन के थ्रू, तो क्या वो दोबारा भी बन सकती है, दोबारा भी हो सकता है? जी, कैंसर में दो ही खौफ होते हैं। एक, कहीं ये फैल तो नहीं गया हुआ। अच्छा, ठीक है। पहले नंबर पे, और इसके लिए पूरी स्कैन किया जाता है, इसमें सीटी स्कैन, पेट स्कैन किए जाते हैं कि डिजीज़ वहीं पे है जहाँ पे नज़र आ रही है या कहीं और भी चली गई है। और अगर वो नहीं फैली हुई तो फिर ऑपरेशन और उस तरफ चले जाते हैं। सही। और अगर एक मरीज़ की मर्ज़ चला जाता है, ट्रीट हो जाता है, तो दूसरा खौफ ये होता है कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए। इसलिए अक्सर कैंसर के मरीज़ों को फॉलो अप पे रखा जाता है और 5 से 10 साल के लिए मरीज़ों को रेगुलरली एक इंटरवल्स के साथ बुला के चेक किया जाता है और उनके स्कैन्स करवाई जाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता मर्ज़ दोबारा वापस आने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए जल्दी कुछ ना कुछ इलाज किया जाए, जिसमें अगेन सर्जरी भी हो सकती है और भी इलाज मुमकिन है। लेकिन ऐसे क्या वो फिर गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो दोबारा हो रहा होता है, या फिर वो जेनेटिकली या अंदर हमारे ऑलरेडी वो सेल मौजूद होते हैं उसकी वजह से वो हो रहा होता है दोबारा से पैदा? इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। अच्छा। अगेन जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, सही। अगर हमने उस एक दफ़ा झटका लगा, एक बीमारी हुई, उसके बाद हमने दोबारा सही रास्ते पे आ गए, सिगरेट नोशी तर्क कर दी, पान छोड़ दिया और इस तरह के फैक्टर्स को हमने रिमूव कर दिया, तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है और चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि बीमारी वापस आएगी। लेकिन
इसके बावजूद कुछ लोगों में बीमारी फिर भी वापस आ सकती है कि ये ऐसा कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें बाज़ दफ़ा कैंसर सेल्स में ऐसी चेंजेस आती हैं जो थेरेपी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, बहुत कम रिस्पॉन्ड करती हैं, और कुछ सेल्स बच जाते हैं जो रीग्रो करके वापस आ सकते हैं। ओके, सही, ठीक है। तो मुझे बताइए कि कौन से स्टेज पे कीमोथेरेपी या शुआएं लगाई जाती हैं, या वो पेशेंट की सिचुएशन पे, कंडीशन पे देखा जाता है? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। जो मैसेज है वो ये कि जितनी अर्ली स्टेज पे आएंगे चांसेस ये हैं कि उतने चांसेस कम है कि इलाज की सख्ती कम हो। सही। जिसमें हो सकता है कीमोथेरेपी ना लगे, हो सकता है ऑपरेशन छोटा हो सकता है कि शुआओं की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन ये फैसला करना ये हर मरीज़, उसके मर्ज़, उसके टाइप ऑफ कैंसर, उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है, जो उस पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में। इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता जी स्टेज 1 में ये होगा, स्टेज 2 में ये होगा, नहीं। इसमें कुछ मर्ज़ हैं जो अर्ली स्टेज में भी एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ हैं जो लेटर स्टेजेस में भी इतने एग्रेसिव नहीं होते। अच्छा। तो इसलिए इसको एक्सपर्ट्स पे छोड़ देना चाहिए कि वो आपके लिए कौन सा, किसी मरीज़ के लिए कौन सा इलाज तजवीज़ करते हैं। लेकिन एक मैसेज, जितनी जल्दी आ जाएंगे, जितने छोटे ट्यूमर के साथ आएंगे, उतना अच्छा इलाज, कम सख्त इलाज की कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा और बीमारी के वापस आने के इम्कानात उतने कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग हैं ये कीमोथेरेपी से डरते हैं, खौफ खाते हैं और इसलिए भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, इसकी क्या वजह है? ये एक हकीकत है कि कीमोथेरेपी एक सख्त तरीका इलाज है, और ये इसके साथ कुछ ऐसे भी कीमोथेरेपीज़ हैं जिनके साथ उल्टियाँ बहुत आती हैं। कुछ लोगों के बाल झड़ जाते हैं। लेकिन नई दवाइयाँ आ रही हैं जिनके साथ टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़, जिनके साथ इनके साइड इफ़ेक्ट्स अब कम होते चले जा रहे हैं और ड्रग्स की एफिकेसी बढ़ती चली जा रही है, इलाज की कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि एक मरीज़ आए और उसके लिए कोई ऐसी दुनिया में दवाई आ चुकी हो जिसके साथ उसके बाल ना उतरे। हो सकता है उसको ज़्यादा वॉमिटिंग फील ना हो, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, इसलिए हमें अपडेटेड रहना पड़ता है। और जब एक मरीज़ आता है उसको उसके मुताबिक बताया जाता है कि इसमें नई दवाइयाँ ये आ चुकी हैं जो कि मोर इफ़ेक्टिव एंड लेस टॉक्सिक है। तो इसलिए क्या पाकिस्तान में है ये वाली दवाइयाँ आ चुकी हैं? जी पाकिस्तान में आ चुकी हैं। महंगी हैं, रिसर्च की ज़रूरत है। यहाँ पे अपनी ड्रग डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन हर तरह की दवा कैंसर के मर्ज़ के इलाज के लिए मौजूद है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अगर हॉस्पिटल्स की बात कर ली जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक अलग से कैंसर का हॉस्पिटल बनाया गया होगा जो सरकारी सतह पर काम कर रहा हो और लोगों को सहूलियात फराहम कर रहा हो। कौन कौन सी सहूलियात का फुकदान अभी भी है पाकिस्तान में, ख़ास करके इस सेक्शन की अगर बात की जाए? आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए कुछ ही अस्पताल है और ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं जो कि कैंसर का इलाज कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर रहे हैं, अंडर वन रूफ सारी फैसिलिटीज़ देना। और बहुत इसकी यहाँ पे लैक करती है ये फैसिलिटी कि एक मरीज़ को एक जगह पे एक इलाज कर, सर्जरी यहाँ से करवाई, रेडिएशन वहाँ से करवाई, कीमोथेरेपी तीसरी जगह से करवानी पड़ गई। तो ये सारी चीज़ें अगर एक जगह पे हों, मरीज़ पहले ही बहुत परेशान होता है, तो ये बहुत एक अच्छी एफर्ट होएगी। गवर्नमेंट इस वक्त बहुत कोशिश कर रही है कि ये जो हॉस्पिटल जिनमें कैंसर का इलाज ऑलरेडी हो रहा है वहाँ पे एक ही जगह पे सारी सहूलियात मुहैया कर दी जाए। लेकिन ये अभी इन प्रोसेस है, पाइपलाइन में है। लेकिन जो ज़रूरत है वो यही है कि सारी कैंसर की फैसिलिटी जिसमें सर्जरी, उससे रिलेटेड स्पेशलिटीज़, कैंसर सर्जन्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, गायनी ऑन्कोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, ये फील्ड्स को डेवलप करके हर जगह पे इनको इस्टेब्लिश किया जाए। और इसके साथ ऐसा किया जाए कि जो रेडिएशन की फैसिलिटी है उसके लिए मशीन्स हैं, महंगी हैं, उनकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, वो हर जगह पे अच्छी मशीन्स प्रोवाइड की जाए। और तीसरे नंबर पे कीमोथेरेपी, उसकी दवाइयाँ कुछ महंगी भी हैं, उनकी भी एक सप्लाई मेंटेन हो कि हर मरीज़ को कीमोथेरेपी आसानी के साथ
मुहैया की जा सके। बिल्कुल, अभी भी कुछ कहीं ना कहीं फुकदान पाया जाता है हमारे यहाँ पर सेहत के शोबे में, लेकिन अगर हम लोग गौर व फिक्र करें और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें तो बेहतर हो सकते हैं ये सारे मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दें कीमोथेरेपी के कितनी देर बाद सेशन होते हैं एक पेशेंट के? अगेन इट डिपेंड्स कि कौन सा मर्ज़ है और किस किस्म का प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है। कुछ ऐसे मर्ज़ हैं जैसे ब्लड कैंसर्स हैं, अच्छा, उसमें तो हम पूरा महीना मरीज़ को दाखिल करके कीमो लगाते हैं। अच्छा, इंडोर, उसमें काफ़ी सख्त इलाज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मर्ज़ भी हैं जिसमें हम कुछ टैबलेट्स दे देते हैं, आप घर जाके खाएं और जैसे महीने के बाद आके चेक करवा लिया करें। अच्छा, ठीक है। इस तरह बीच में कुछ हैं जो हर हफ्ते किसी के कीमोथेरेपी लग रही होती है, किसी को हर 2 हफ्ते बाद लग रही है, किसी को हर 3 हफ्ते के बाद लग रही है। इट डिपेंड्स कि वो कौन सा मर्ज़ है, उसकी टाइप क्या है और उसके लिए कीमोथेरेपी कौन सी यूज़ की है। अच्छा, जाते जाते एक एंड पे सवाल ये पूछना चाहूँगी, मतलब कैंसर कोई भी हो वो तो ख़तरनाक ही साबित होता है, लेकिन तमाम तर कैंसर में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा कैंसर हो सकता है? मेरे ख्याल में जी एक तो ये ब्लड कैंसर और ब्लड कैंसर की टाइप्स हैं, लेकिन एक्यूट ल्यूकीमियाज बहुत ख़तरनाक होते हैं। और इसके अलावा लंग कैंसर और लिवर कैंसर ये भी बहुत ख़तरनाक हैं। और कैंसर आपकी बात बजा है कि सारे ही तकरीबन ख़तरनाक हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ और कुछ इसमें जल्दी आ जाने की वजह से कि जल्दी मरीज़ अप्रोच कर ले डॉक्टर तक, तो इसमें इलाज की कामयाबी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। चलें जी, ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्बास खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए कि आप यहाँ पर आए। वर्ल्ड कैंसर डे आज मनाया जा रहा है और हमारी भी जनाब यही कोशिश थी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जर्नली इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जा सके कैंसर के हवाले से। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब ये लाहौर है, अदब सकाफ़त, तहज़ीम तमद्दुन का कदीम मरकज़, और इसकी खूबसूरती, इसकी रोशन सड़कें और महकते बागात हैं। और कहा जाता है कि कोई मुल्क कितना महज़्ज़ब है उसको चेक करने के लिए उस मुल्क का ट्रैफिक का निज़ाम देख लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और पाकिस्तान बिलखसूस लाहौर में कई वजूहात के बना पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहता है। ताहम उसकी बुनियादी वजह शहर में नाकिस इंतज़ामात भी हैं। सेफ सिटी कैमरे भी गैर फ़ाल हैं। और तो और लाहौर में 16 साल के दौरान ट्रैफिक 3 गुना बढ़ी है, लेकिन कंट्रोल करने वालों की तादाद तकरीबन 50% कम हो चुकी है। और एक ट्रैफिक वार्डन 1900 व्हीकल्स का पहिया रवा रखने का जिम्मेदार है, जबकि 2006 में ट्रैफिक के नए निज़ाम के तहत 4000 वार्डन्स तैनात किए गए थे। तो उस वक्त 16 लाख गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा थी और 2022 में वार्डन्स की तादाद 2400 और गाड़ियां 66 लाख से तजावुज़ कर गई हैं। जबकि कम तनख्वाहें, सर्विसेज स्ट्रक्चर के ना होने के अलावा भी वार्डन्स की कमी की कई वजूहात हमारे सामने आती है। तो शहर लाहौर की बेहंगम जो ट्रैफिक है आजकल शहर में जारी जगह जगह तरक्याती कामों की वजह से भी मज़ीद उलझी हुई होती है। तो ट्रैफिक पुलिस लाहौर के सरबराह को एक मरतबा फिर से हमने देखा कि तब्दील कर दिया गया है और डॉक्टर असद मलिक की जगह अब SSP कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज़ को CTO लाहौर तैनात कर दिया गया है। तो शहर लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए नए CTO के पास क्या हिकमत अमली है, उन्हीं की ज़बानी आज हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CTO लाहौर हैं कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज़ साहब। सर आपको खुश आमदीद कहती हूँ सबसे पहले जागो लाहौर में, दूसरा कांग्रेचुलेशन कि आपको CTO लाहौर बनाया गया है। कैसी फीलिंग्स हैं? थैंक यू मुनीबा। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, जैसे आपने कहा कि लाहौर में ट्रैफिक का एक परपेचुअल चैलेंज है और लाहौर आपको पता है कि बहुत बड़ा शहर है, एक तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है और व्हीकल पॉपुलेशन जो है वो भी बड़ा प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2006 में जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उस वक्त शायद रोड पे व्हीकल की तादाद तकरीबन 2.8 मिलियन 28 लाख के करीब थी और 2023 में जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो 72 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, ट्रैफिक वार्डन्स वही हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस।
लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छी स्ट्रेटजीज बना के सिस्टम में जो चोक पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करें। अच्छा। कि देखिए कोई भी किसी स्पेसिफिक जगह पे प्रॉब्लम किसी इशू की वजह से कॉज होती है, वो इंक्रोचमेंट हो सकता है, वो रोड इंजीनियरिंग का मसला हो सकता है, वो कोई टेम्परेरी या परमानेंट स्ट्रक्चर हो सकता है जो कॉज कर रहा हो, या किसी जगह पे ऐसा बॉटलनेक है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा किसी मखसूस टाइम पे है, तो इंशाल्लाह हम उस तमाम को स्टडी करेंगे और अच्छे तरीके से एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ट्रैफिक का बड़ा मसला रहता है, आपको भी पता है, जिस तरह की सारी सूरत हाल रहती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जो तादाद है वार्डन्स की वो कम है, तो इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम किया जाएगा। बाबा नए CTO आ गए हैं तो जी डेफिनेटली, जैसे आई साहब ने हमें बड़ा स्पेसिफिकली टास्क इस पे दिया है कि हम अपने तमाम जो शॉर्टफॉल्स हैं उस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे मैंने कहा कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर गाड़ियों की बढ़ रही है विद एवरी पासिंग ईयर, तो डेफिनेटली इसमें कम होने का कोई चांस नहीं है। तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनली जो लॉ एनफोर्सर्स हैं वो भी बढ़ने चाहिए। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट है, जैसे आपने कहा सेफ सिटी का, मेरा ये ख्याल है कि इतना बड़ा शहर जो है उसको बड़ी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के बगैर, जो स्टेट ऑफ द आर्ट पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है, उसके बगैर शायद इफेक्टिवली मैनेज करना पॉसिबल ना हो। तो वो कंपोनेंट एक ऑलरेडी लाहौर में एग्जिस्ट करता है। लाहौर में 129 सिग्नल ऐसे हैं जिसको सेफ सिटी एक सेंट्रल इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मैनेज करता है, जिसमें कैमरा जो है वो ट्रैफिक की कंजेशन को स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक उसकी टाइमिंग को एडजस्ट करते हैं। मतलब ये वो निज़ाम है जो दुनिया के तमाम हौज़े मुल्कों में इस वक्त राइज है। तो अगर हम तमाम शहर तक इसका दायरा कार फैलाते हैं तो फिर ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिर्फ वायलेटर्स को या ऐसी जगह जहाँ ये सिग्नल्स नहीं उनको मॉनिटर करने में मसरूफ़ होगी, जबकि करंटली हम जो है ये सिग्नल भी खुद मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कुछ हुआवे के साथ इश्यूज आए तो उसकी वजह से वो सिग्नल अभी फंक्शनल नहीं है, टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट इस वक्त काम नहीं कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला जब वो भी ऑन बोर्ड हो जाता है और फिर हम अपनी स्ट्रेटजी भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो लोगों को आसानी होगी। एक और गूंज बड़ी सुनाई दे रही है कि फिर से हेलमेट मुहिम शुरू की जा रही है। हेलमेट के हवाले से हमने देखा है कि इससे पहले भी मुहिमात का आगाज़ किया जाता था और स्ट्रिक्टली इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन होती थी कि जिसने हेलमेट नहीं पहना है उसका चालान ही होगा। देखिए उसमें ये समझने की बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। पिछले साल 2022 में 459 लोग 459 लोग जो है वो ट्रैफिक हादसात में लाहौर में अपनी जान से गए। 22 के करीब लोग जनवरी के महीने में अपनी जान से गए और इसमें अराउंड 90% लोग वो हैं जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं। और इसमें मोर देन 70% ऑफ केसेस में जो रीज़न फॉर डेथ है वो हेड इंजरी है। अब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि मोटरसाइकिल राइडर्स को अगर हम हेलमेट पहनाना चाह रहे हैं तो इसमें कोई हमारी ईगो का इशू नहीं है कि हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट इज़ बेसिकली फॉर देयर बेनिफिट। हम ये चाह रहे हैं कि उनकी जान बचे। और दूसरा भी देखते हैं कि मोटरसाइकिल की मशरूम ग्रोथ हुई है, बिलियंस ऑफ मोटरसाइकिल ऑन रोड, उसमें छोटे बच्चे भी चला रहे होते हैं, बड़े भी चला रहे होते हैं। और हमारा कल्चर ऐसा है कि शायद लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनना अपनी तौहीन समझते हैं, या वो समझते हैं कि उससे उनकी कोई जो है वो हद की इज्जत हो रही है, जबकि उनकी एक लाइफ उन्होंने तो मोटरसाइकिल को पहनाया होता है, अपने बाजुओं को हेलमेट पहनाया होता है, या पीछे जो बैठे होते हैं उनको पहनाया होता है, आगे वाले ने पहना ही नहीं होता। अब ये जो कल्चर है उसमें हम लोगों को ये एजुकेट करने की कोशिश करें और उसमें हमने एनफोर्समेंट नहीं की, पहले हमने एजुकेशन की है। सही कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि हेलमेट पहनना आपके फायदे में है, आपकी जान इससे बच सकती है। और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि जिसमें हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डेथ जो है वो उन लोगों की होती है जिन्होंने हेड इंजरी की वजह से। तो अगर एक हेलमेट से आपकी हेड इंजरी प्रोटेक्ट हो सकती है और हम सब मिलके किसी एक भी जान को बचा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। बिल्कुल। और हम डेफिनेटली देखें, कोई भी बंदा रोक टोक पसंद नहीं करता। अगर हम किसी मोटरसाइकिल राइडर को रोक के कहते हैं कि हेलमेट पहन लो तो शायद उसको भी बुरा महसूस होता है, नॉट रियलाइजिंग कि हम उसके फायदे की बात कर रहे हैं। तो विल नॉट टेक इट एज अ कैंपेन, विल टेक इट एज अ सोशल सर्विस। ये हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं कि जिससे हमारा मकसद ये है कि हम लोगों की जानें बचा सकें, उनको सीरियस इंजरीज बचा सकें और उनके लिए फ़ायदेमंद हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा जिस तरह आपने बताया कि हादसात की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और रिपोर्ट्स में भी यही आता है, लेकिन उन हादसात में हम देखते हैं कि ड्राइवर्स के पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं होता है। वो बेशक बाइक के हो जाएं या फिर गाड़ियों के हादसात में हो जाए, ड्राइवर्स के पास लाइसेंस मौजूद ही नहीं होते हैं। तो उसके हवाले से आप क्या इकदाम उठाने जा रहे हैं? हमारे पास इस वक्त 5 फंक्शनल लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं और एक सिटी ऑफिस में है छठा। मेरे ये ख्याल है कि शहर की आबादी जितनी बढ़ चुकी है या इसका स्प्रेड जितना बढ़ चुका है, हमें नंबर ऑफ टेस्टिंग सेंटर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। हम इसको बढ़ाएंगे। पिछले साल अगर हम बात करें 3,28,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने लर्नर लाइसेंस अप्लाई किया ट्रैफिक पुलिस से, लेकिन हम तकरीबन 70,000 के करीब टेस्ट कंडक्ट कर पाए। इसका मतलब है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है ऐसे लोगों का जो लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू आवर कमिटमेंट, ड्यू टू देयर कमिटमेंट, ड्यू टू कंजेशन, ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट टाइमिंग्स वो ये लाइसेंस हासिल नहीं कर पाए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो सेंटर्स हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं वो 2 शिफ्टों में काम करें।
हम सैटरडे और संडे को भी लाइसेंसिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें, जो कि पहले नहीं होता। जी जी। इसके अलावा हम टेस्टिंग बाय अपॉइंटमेंट, कि अगर एक शहरी जो है वो फॉर एग्जांपल फ्राइडे को 4 बजे फ्री है, तो ही कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद अस कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आके टेस्ट दे सके। इसका फ़ायदा ये होगा कि लोगों का टाइम बचेगा, उनको ये सहूलत जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मुयसर हो सकेगी। और जो एलिजिबल ड्राइवर्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला ड्राइविंग लाइसेंस फ्राहम करना बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह। और इसी तरह चीज़ें जो हैं वो मामलात बेहतर होते जाएंगे अगर इस तरह की हम चीज़ें लेकर आएंगे, इनिशिएटिव लेंगे। दूसरा, डिजिटल चलानिंग का भी आप लोग आगाज़ करने जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, पहले जो मैनुअल सिस्टम था चलान का, उसमें ऐसे है कि जब एक पेपर पे आप करते हैं तो ट्रैकेबल नहीं होता। जो डिजिटल लाइसेंसिंग है वो एक सेंट्रल सिस्टम के साथ लिंक है, जिसमें एवरी चलान इज मॉनिटर्ड लाइव। और दूसरा भी आपको पता है कि जो शहर में तकरीबन 1200 कैमरे ऐसे हैं सेफ सिटी के जो ई चालानिंग के साथ लिंक हैं। वहाँ भी हमारा ही ट्रैफिक का स्टाफ बैठ के उन ई चालान को वेट करता है, उनको इशू करता है। और हमारी कोशिश होगी कि हम सेफ सिटी के साथ कोलैबोरेट करके वो ई चालानिंग के जो कैमराज उनकी तादाद भी बढ़ाएं। अच्छा। बिकॉज दैट इज़ द श्योरेस्ट वे, क्योंकि कैमरा जो है वो कैप्चर करता है मूव को लाइव, उसको डिटेक्ट करता है और साथ उसको विद एविडेंस चालान भेजता है। और उससे आपके इल्म में होगा कि जो शहर का जो ओवरऑल ट्रैफिक कल्चर था, स्पेसिफिकली उन इशारों पे जहाँ पे ये सिस्टम लगा हुआ था, बहुत इंप्रूवमेंट आई थी। लाइन वायलेशन में, लेन वायलेशन में, ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन में बहुत ज़्यादा कमी आई थी। तो हम इंशाल्लाह ताला सेफ सिटी से कोलैबोरेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ खुद अपना जो स्टाफ है उनको भी एजुकेट कर रहे हैं कि इस सिस्टम के साथ लिंक करके हम तमाम सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाएँ और चालान को एज अ मैटर ऑफ कैंपेन या एज अ मैटर ऑफ परफॉर्मेंस मैयर ना इस्तेमाल करें। बड़ा एक्सट्रीम मैयर हो के कोई वायलेशन करता है तो करे, वरना हमारा मेन जो स्टे है या मेन पर्पज़ है वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक को मेंटेन रखना है इंशाल्लाह ताला। सही। अच्छा, दूसरा लाइसेंसिंग के हवाले से एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो दूसरे सूबे से अगर यहाँ पर लोग आ रहे हैं या यहाँ पर रहते हैं, मुकीम है, तो उनके लिए क्या कैटेगरी है लाइसेंस के हवाले से? लेकिन जो लोग यहाँ पे परमानेंटली किसी जॉब के सिलसिले में या किसी काम के सिलसिले में हैं, उनको हम ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेंगे। उसके लिए परमिशन CTO ऑफिस से लेनी पड़ती है, अच्छा, अदर आउट डिस्ट्रिक्ट के लाइसेंस के लिए। लेकिन डेफिनेटली अगर एक बंदा यहाँ पे स्टूडेंट है या परमानेंट जॉब कर रहा है जिसको उसको गाड़ी चलाने की ज़रूरत है, तो हम उसको लाइसेंस इशू कर सकते हैं। हम लाइसेंस इशू करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए कुछ अलग से कैटेगरीज हैं, कुछ अलग जो से आउट डिस्ट्रिक्ट के लाइसेंस है उसके लिए परमिशन CTO से लेनी पड़ती है। मतलब मैं उसको अलाउ करता हूँ तो वो लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसके बगैर नहीं हो सकता। जो उसके बगैर नहीं हो सकता, लेकिन हम परमिशन देंगे कंसिडरिंग ऑल द जेन्युइन केसेस। क्योंकि देखिए यहाँ पे लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है जी, तकरीबन बहुत लाखों के हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। लोग दूसरे शहरों से, दूसरे अजला से, सूबों से यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए आए हुए हैं, काम करने के लिए आए हुए हैं। For example, if somebody wants to drive Uber in this city and he wants to have a license, so we should not be hindering his process. तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन उन्हें जमा कराने पड़ेंगे, क्या होगा? कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, वो हम जो अपने सेंटर्स हैं, ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स, वहीं पे वो NOC प्लेस कर देंगे और वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको कहीं पे आना ना पड़े। वो एक ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए हम वेरिफिकेशन करके, ताकि वो प्रोसेस मिसयूज ना हो, तो उसको इंशाल्लाह ताला फैसिलिटेट करेंगे। ये हमारे प्लान में शामिल है। अच्छा, अपकमिंग प्लान में ये शामिल है। और दूसरा, जिला टू जिला जो लाइसेंस है वो क्यों नहीं हो रहा? अभी जो हमारा DLMIS है, ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो तो लिंक्ड है पूरे पंजाब का सेंटर। ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो डिस्ट्रिक्ट जो DPO है या CTO है उनकी अथॉरिटी होती है इशू करना। और जैसे लाहौर में मेरे पास ये इख्तियार है, लेकिन लाहौर की थोड़ी सी डायनामिक्स डिफरेंट इसलिए है कि लाहौर एक प्रोविंशियल कैपिटल है और यहाँ पे लोग तमाम अजला से आके रह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने पहले कहा कि एक बंदा अगर राजनपुर से आके यहाँ पे मजदूरी कर रहा है या यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, तो शायद उसके लिए वापस जाके लाइसेंस हासिल करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला हमारे जो खिदमत मराकज़ हैं उस पर ऑलरेडी ये सहूलत है कि वो तमाम खिदमत मराकज़ तमाम पंजाब में क्रॉस द बोर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इसमें हम इंशाल्लाह ताला इस प्रोसेस को भी लोगों के लिए सहल बनाएंगे और जो वैलिड बोनाफाइड लोग हैं जो एक्चुअली यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे रेजिडेंट हैं, उनको हम लाइसेंस इशू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, ये टू डू लिस्ट के अंदर है CTO साहब की अपकमिंग जो जितने भी प्लान बनाए जाएंगे उनमें ये चीज़ें जो है फैसिलिटी ये भी दी जाएंगी। अच्छा, दूसरा सियासी जमातों के हवाले से या पॉलिटिकल हम देखते हैं कि कशमकश रहती है, एहतजाज भी किए जाते हैं, रैलीज़ भी निकाली जाती हैं और उनकी वजह से जो ट्रैफिक ब्लॉक भी रहती है और घंटों कतारों में रहते हैं। आजकल भी जनाब हमारी नहर पूरी बंद रहती है, तो जो शहरी होते हैं वो अजियत का शिकार होते हैं और वो फिर ट्रैफिक पुलिस को कोसते हैं। तो उस हवाले से भी कोई आपने इकदाम उठाने? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लाहौर एक प्रोविंशियल कैपिटल है, सीट ऑफ द गवर्नमेंट है और ये प्रोटेस्ट यहाँ के परमानेंट फीचर हैं और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से भी होते हैं, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी होते हैं और उसमें बुलाशवा लोगों को बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है।
उसमें देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुल प्रोटेस्ट तो हर एक आदमी का राइट है, लेकिन शायद प्रोटेस्टर्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर अपने इक़दाम से लोगों के लिए तंगी तकलीफ का बायस कर रहे हैं तो कोई ऐसी नेक नामी उसमें हासिल उनको नहीं होती है। उसमें बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स हैं हमारे, एम्बुलेंसेज फंसी रहती हैं, हमारे लोग अपनी जान से चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है। हम उसमें ये कर सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम तो ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन रखना है कि उनसे रिक्वेस्ट हम करते हैं। मोस्टली फैसल चौक पे इशू आता है सबसे ज़्यादा, और जो जीपी वाली साइड पे आता है जहाँ पे सेक्रेटेरिएट है। हमारी कोशिश होती है कि हम प्रोटेस्टर से बातचीत करके तो ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको बेर मिनिमम लेवल तक जरूर मेंटेन रखें। ठीक है, जैसे आपने अभी वो ज़मान पार्क की बात की है, कनाल की बात की, उसमें भी हम उनसे राब्ते में हैं और हमारी कोशिश है कि उस फ्लो को मेंटेन रखें। लेकिन नेचुरली लोगों को एज अ सोशल सर्विस खुद भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उनका जो प्रोटेस्ट है दैट इज़ टू सीक अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट और टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज़। अगर एक आम शहरी उससे तंग हो रहा है या वो तकलीफ में है तो शायद उसका कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा स्मॉग के हवाले से हमने देखा है कि उसके खात्मे के हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने एक बड़ा ही शानदार अपना किरदार अदा किया है। तो अभी भी हम कहते हैं कि अभी भी खात्मा तो नहीं मुकम्मल तौर पर हो चुका। हम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ अभी भी हम देखते हैं कि सड़कों पर रवा दवा होती हैं, चालान भी उनके किए जाते हैं, जुर्माने भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें सड़कों पर नज़र आती हैं। तो उस हवाले से कोई ख़ास इक़दाम उठाए जाएंगे? जी, हमारी तकरीबन 17 टीम्स थी जो कि स्मॉग के दिनों में इन्होंने डेडिकेटली काम किया 24/7, और जो स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स थी उनके खिलाफ ये कार्रवाई करते रहे। उसमें आपको पता है कि जो ट्रैफिक का टेस्टिंग मैकेनिज्म है जिसमें इंस्पेक्टर्स हैं जो इनको फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं, बुनियादी रोल इसमें उनका है, लेकिन रोड पर इन्फोर्समेंट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। और उसमें हम इंशाल्लाह ताला ट्रैफिक पुलिस अपना रोल भरपूर अदा कर रही है और ये 24/7 हमारी टीम से फंक्शनल हैं। उसके अलावा हमारे जो तमाम ऑफिसर्स रोड पे ड्यूटी करते हैं अराउंड 3400, उनको भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हैं कोई ऐसी गाड़ी जो धुआं छोड़ रही है जिसमें कोई फिटनेस का इशू है या जो नॉर्मल उसमें है इशूज़, तो उनको ज़रूर रोकें, उनको चालान करें, और अगर एक्सट्रीम सीवियर केसेस हैं तो उस गाड़ी को हम बंद भी कर सकते हैं। तो अभी तक तकरीबन कितनी जो गाड़ियाँ हैं उनके चालान किए गए हैं? प्रिसाइज फिगर फ्रेंकली मेरे पास नहीं है, लेकिन दे आर इन मिलियंस। लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है सर, कि हमें चलानों के बाद भी हमें गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हुई सड़कों पर नज़र आती हैं। डेफिनेटली। और दूसरा देखें, इट शुड बी पार्ट ऑफ सोशल कल्चर कि इसमें ट्रैफिक पुलिस तो वन ऑफ द कंपोनेंट्स है। जो शहरी खुद है जिसकी वो गाड़ी है उसको खुद ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये गाड़ी जो है ये हमारे अपने माशरे के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे शहरियों के लिए ठीक नहीं। इसमें मोस्टली जो है वो ट्रांसपोर्ट या कैरियर व्हीकल जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, पर्सनल व्हीकल जो है वो उसमें बहुत कम है। उसमें भी हम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, उनके साथ मिलकर एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, और स्पेशली जो अड्डे हैं उनके अतराफ में इसकी इन्फोर्समेंट हम ज़्यादा रख रहे हैं। सही। क्योंकि पर्सनल गाड़ी जो है, जो कार या मोटरसाइकिल है, वो नॉर्मली इतनी ज़्यादा उसमें इशूज़ नहीं आते, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसमें ये इशूज़ ज़्यादा हैं। तो उसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह ताला इसकी एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि इस किस्म के इशूज़ ना आए और गाड़ियाँ अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बड़ा टाइम से हासिल करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा सर हम देखते हैं कम उम्र बच्चे चिंची रिक्शा भी चला रहे होते हैं, बाइक भी चला रहे होते हैं, ड्राइविंग भी कर रहे होते हैं, बहुत सी वीडियोस भी हमारे सामने आती हैं, मतलब बड़े बड़े व्हीकल्स भी वो चला रहे होते हैं। तो उस हवाले से कोई इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं आप? देखिए, ये तो जैसे एक इलीगैलिटी है। अब एक पेरेंट्स अगर छोटे बच्चे को गाड़ी दे के भेज रहे हैं तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि वो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि वो उसकी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करेगी इंशाल्लाह ताला। अंडर एज ड्राइविंग इज़ अ मेजर इशू, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। जिस लोगों की जानें भी जाते हैं, वो बच्चा ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डाल रहा है बल्कि उस गाड़ी की वजह से वो बाकी शहरियों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे एज एंड व्हेन नोटिस। ठीक है। उसमें लेकिन जैसे मैंने हेलमेट के बारे में बात की, इट हैज़ मोर टू डू विद द सोशल बिहेवियर, कि लोगों को खुद ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि छोटे बच्चे को ये गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं देना चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड एज आई सेड, मतलब ये तो उसकी जान खतरे में वो डाल रहे हैं। फिर खुदा न खासा जब हादसात हो जाते हैं तो बाद में वो पछतावा सारी उम्र जाता नहीं है। आप देखोगे कि जब ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की, तो वन व्हीलर्स मोस्टली वो हैं जो उनके घर वालों को पता होता है कि वन व्हीलिंग करते हैं। वो मोटरसाइकिल एक स्पेसिफिक तरीके से तैयार किया जाता है, उसके मड गार्ड चेंज किए जाते हैं, उसके शॉक्स चेंज किए जाते हैं, उसकी लाइट चेंज की जाती है। एंड ऑल दिस इज, मैं ये नहीं समझ सकता कि उसके पेरेंट्स के नोटिस में ना हो। मोटरसाइकिल तो हर रोज घर खड़ी रहती है, ठीक है, लेकिन जब हादसा हो जाता है तो फिर वो ये कहते हैं कि ये इसको एनफोर्स नहीं किया गया। जब एनफोर्समेंट इज अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरीली तो जो मोटरसाइकिल घर पे तैयार हो रही थी, वो बच्चा इस काम में इन्वॉल्व था, तो उसको रोकने की जरूरत थी। तो मकसद ये कहने का है कि मिलजुल के वन एजुकेटिंग पीपल टू डू थिंग्स दे आर राइट एंड देन एनफोर्सिंग थिंग्स ऑन टू देम, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर ठीक करने में कामयाब होंगे। अच्छा, ये तो वो है ना कि जिनके ऊपर वालिदैन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो चिंची रिक्शा चला रहे होते हैं, जो रिक्शे चला रहे होते हैं, छोटे अंडर एज में बच्चे चला रहे होते हैं,
उन हवाले से भी हमें इकदाम उठाने की जरूरत है। डेफिनेटली, बिल्कुल इलीगैलिटी है इंशाल्लाह ताला, और हम इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, इस पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे। और कोई भी अंडर एज ड्राइविंग, स्पेशली पब्लिक सर्विस व्हीकल, क्योंकि इसमें देखें वो एक 8 या 10 लोगों की जानें इन्वॉल्व, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस किस्म की इशू को बिल्कुल कर्ब करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और दूसरा हमने देखा है कि रोड सेफ्टी के हवाले से भी टास्क फोर्स बनाई गई है, वो भी इस तरह के मामलात को देखेगी क्या? जी, रोड सेफ्टी के वाले से हमारी अपनी स्पेशल टीम्स हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे डिफरेंट जगहों पे जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं उनमें जाके लोगों को एजुकेट करती हैं। और ये एक 2 वे प्रोसेस है। उसमें अभी हमने, क्योंकि हमारे जैसे मैंने कहा कि पहले ड्राइविंग टेस्टिंग सिस्टम जो है उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी वीक थी, तो इसमें अब हम जाके मौके पे हमारी मोबाइल वैन उनको लर्नर भी इशू करती हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि उसी ऑफिस में आफ्टर 42 डेज उनका टेस्ट भी कंडक्ट किया जाए, सो दैट दे कैन बी डिलीवर्ड विद अ लाइसेंस एट देयर डोर स्टेप, और उनको कहीं पे आना या जाना ना पड़े। एंड पार्ट ऑफ इट इज रूल विद एजुकेशन, कि उनको एजुकेट करते हैं ट्रैफिक सेंस के बारे में, रोड सेंस के बारे में। और हम इंशाल्लाह ताला ये प्रपोज करने जा रहे हैं आई साहब के थ्रू CM साहब को, कि जो रोड सेफ्टी है या रोड सेंस है, दिस शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम, कि छोटे बच्चों के करिकुलम में इस पे ज़रूर एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों की, ताकि उनको ये अंदर ये सेंस पैदा हो कि रोड के ऊपर बिहेव कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ताला इससे ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। और दूसरा सर, ये भी एक बड़ा इशू है कि एक अगर कैंपेन शुरू होती है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए 1-2 महीने के लिए शुरू होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उस तरह इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं हो रही होती है। तो ये कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमारा सबसे बड़ा इशू ही सस्टेनेबिलिटी है। कैंपेन्स जो हैं, जैसे अगर हेलमेट पहनना है तो इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, इसके लिए कोई कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। ना हेलमेट पहनने की लीगैलिटी है। जब कैंपेन चलाते हैं तभी लोग हेलमेट पहनना शुरू करते हैं, उसके बाद वो उतार देते हैं। लेकिन इसका मैंने कहा कि सस्टेनेबल सोल्यूशन हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और उसका सस्टेनेबल सोल्यूशन में ये जो एजुकेशन है उनकी, फिर एनफोर्समेंट है, और कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, इन तीनों के साथ इंशाल्लाह ताला हम लेके चलेंगे। जैसे एनक्रोचमेंट का इशू है, तो उसमें आम लोगों की ऑब्जर्वेशन ये है कि जब एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन होता है तो वो एनक्रोचमेंट टेम्परेरी वहाँ से रिमूव कर दी जाती है, और आफ्टर सर्टेन टाइम, मे बी आफ्टर वीक और आफ्टर 2 वीक्स, वो दोबारा उसी जगह पे वापस आ जाती है। तो इसके लिए भी इंशाल्लाह ताला हम एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करेंगे कि तमाम डिपार्टमेंट्स मिलके, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एनक्रोचमेंट को रिमूव करना है, वो तमाम डिपार्टमेंट्स मिलके काम करें, और फिर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, ताकि एक दो जब एफर्ट कर दी जाए तो उस एफर्ट की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए, ताकि वो इशू वहाँ पे दोबारा पॉपअप ना हो। और ये इंक्रोचमेंट की वजह से भी बहुत सी ट्रैफिक जो है वो मुतासिर होती है, कंजक्शन होती है। बिल्कुल है जी, दिस इज वन ऑफ द कोर रीजंस कि जिस वजह से ट्रैफिक का इशू कॉज होता है। और दूसरा ये कि शहर लाहौर में हम देखते हैं कि आए दिन कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उसकी वजह से भी हमारी ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासर हो रही होती है। जी, इस वक्त 4 जो मेजर जगह हैं, जैसे आपका कलमा चौक है, समनाबाद अंडरपास है, जो बुर्जी है, या लाहौर ब्रिज है कोट लखपत में, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से मेन आर्टरीज हमारी जो है वो ब्लॉक है। और आपको पता है कि जब एक जगह पे आप ट्रैफिक का फ्लो ब्रेक करते हैं तो वो जो छोटे रोड्स पे प्रेशर पड़ता है उसको क्लियर करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने कमिश्नर साहब के साथ मिलके इन जगहों का विजिट किया, और हमारी कोशिश है कि आइंदा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो हम जो डाइवर्जेंस दें, और दे शुड बी स्पेशियस इनफ कि वहाँ पे वो ट्रैफिक का लोड मैनेज किया जा सके, या काम को इस तरीके से फेजेस में डिवाइड कर लिया जाए कि ट्रैफिक का फ्लो भी मेंटेन रहे और साथ जो है वो काम भी हो सके। क्योंकि आपको पता है कि इतने बड़े शहर में जिसकी 1.25 करोड़ आबादी है और इतना ट्रैफिक का प्रेशर है, इसमें डेवलपमेंट का काम करना ऐसे ही है जैसे चलती गाड़ी का आपने टायर चेंज करना। यू हैव टू कीप द सिस्टम मूविंग एंड यू हैव टू गो फॉर द डेवलपमेंट। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करके इसको स्मूथ रखें। इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके, लेकिन जाते जाते ख़वातीन ऑफिसर्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ख़ास करके ट्रैफिक पुलिस में भी हम देखते हैं, और दूसरा बाइक्स पर भी हम देखते हैं। तो उनको बाख्तियार बनाने के लिए मज़ीद क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी, आपके इल्म में है कि लाहौर पुलिस वो फर्स्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक डेडिकेटेड वुमेन लाइसेंसिंग ट्रेनिंग सेंटर भी लिबर्टी में कायम किया। हमारी फीमेल ऑफिसर जो हैं वो फील्ड में काम कर रही हैं और दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनको फैसिलिटेट करके, देखिए फैसिलिटेशन उनकी कैसे हो सकती है कि उनको जो फंडामेंटल फैसिलिटीज़ हैं वो उनको दी जाएँ, उनकी पोस्टिंग जो है वो नियरेस्ट टू देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो, और उसके अलावा उनके वर्किंग आवर्स को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि वो अपने घर को और अपने जो काम है उसको बराबर टाइम दे सकें। तो इंशाल्लाह ताला विल डू आवर बेस्ट, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी जो फीमेल ऑफिसर्स हैं
वो मेल ऑफिसर से बढ़ के परफॉर्म करें इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक सर, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और क्या आप, और दूसरा थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए और आप यहाँ पर आए। CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जितने भी ट्रैफिक के हवाले से मसाइल थे, लाइसेंसिंग के हवाले से जितने भी मामलात थे, सवालात थे, वो हमने आज उनसे किए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।